Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to IPC. In the last previous class of IPC, we have already discussed the defense under section 94 that is related to act to which a person is compelled by threat. जहां किसी व्यक्ति को धमकी दी जाती है, फोर्सफुली किसी से कोई एक्ट करवाया जाता है तो एक तरीके से डिफेंस माना जाएगा। लेकिन उसमें भी हमने डिफेंस में कुछ एक्सेप्शन किए थे, जैसे मर्डर के मैटर में आप जो है डिफेंस नहीं ले सकते। स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस है उसमें पनिशेबल विद डेथ हो, उसमें आप कोई डिफेंस नहीं ले सकते। इंस्टेंट डेथ का अगर कोई प्रोविजन आता है तब आप डिफेंस ले सकते हो। अगर इंस्टेंट डेथ नहीं है, कुछ टाइम बाद आपको डेथ का कुछ इश्यू आ रहा है तो उसमें आप डिफेंस नहीं ले सकते। इसी तरीके से आप जानबूझकर किसी गैंग ऑफ डकैट्स को ज्वाइन करते हो और बाद में आप इस ग्राउंड पर डिफेंस लेना चाहो तो आपको डिफेंस नहीं मिल सकता। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। आज का लेक्चर हम करते हैं सेक्शन 95 दैट इज रिलेटेड टू एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। जैसे स्लाइट हार्म है, जैसे 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, ट्रिफलिंग मैटर जो होते हैं उनके रिगार्डिंग अगर आपको डिफेंस लेना चाहते हो तो उसमें किसी प्रकार का डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। उसके अंदर आप जो डिफेंस की डिमांड नहीं कर सकते, एक तरीके से आप उसमें नहीं आएगा। ये एक मैक्सिम पर बेस्ड है, दैट मैक्सिम इज डी मिनिमिस नॉन क्योरेट लेक्स। तो इस मैक्सिम को आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, एग्जाम में पूछ ली जाती है ये कि मैक्सिम किससे रिलेटेड है। डिमिनिमिस नॉन क्योरेट लैक्स। इसका मतलब होता है कि आपने कोई स्लाइट हार्म आपने कर दिया है, उसके लिए आपको किसी प्रकार का क्या नहीं मिलेगा, डिफेंस आप नहीं लेके आ सकते। और ऐसा कोई कॉज है जैसे जिसे ट्रिफलिंग हार्म भी बोलते हैं, तो एग्जाम में ट्रिफलिंग हार्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से सेक्शन में ट्रिफलिंग हार्म का जिक्र किया गया है। तो आप बता सकते हो कि जो सेक्शन 95 है वो ट्रिफलिंग हार्म की भी बात करता है। तो ये तो हो गया डिमिनिमिस नॉन क्योरेट लेक्स। इस मैक्सिम पर बेस्ड है तो आपको मैक्सिम माइंड में रखनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। अब हम आते हैं हमारे आज के कंसेप्ट पे, दैट इज सेक्शन 95 एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। जब स्लाइट हार्म है, कोई हल्की सी चोट पहुंचाई गई है, उसमें किसी प्रकार का आप ये नहीं कह सकते कि जो है आप उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं कर सकते, कोई ऑफेंस उसे माना ही नहीं चाहता। यानी कि एक तरीके से उस तरीके से डिफेंस नहीं है, ये ऑटोमेटिक डिफेंस ही है, इसमें हमें कुछ क्लेम करने की जरूरत ही नहीं है। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज, कि एक वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा जिसका कारण क्या था, और दैट इज इंटेंटेड टू कॉज, या जिसकी इंटेंशन थी कॉज करने की, और या ये नॉलेज थी कि लाइकली टू कॉज, कि ये होगा ही होगा। एनी हार्म, कोई ऐसी नुकसान, इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट, वह हार्म इतना छोटा है कि दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन, की कोई भी सामान्य व्यक्ति और सामान्य दिमाग का आदमी जो है कभी उसकी कंप्लेन नहीं करेगा। जैसे किसी ने आपके घर आया, आपके एक कप तोड़ दिया, आप उसके खिलाफ केस करने जा रहे हो, एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हो, तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, स्लाइट हार्म की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर हम स्लाइट हार्म की बात करते हैं तो इसके अगर आप देखो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं। द फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या बनेगा, दैट द एक्ट, जो एक्ट की बात हो रही है, एक्ट हैज कॉज्ड स्लाइट हार्म। स्लाइट हार्म हुआ है, उसमें हल्की सी चोट आपको लगी, हल्का सा नुकसान हुआ है। द हार्म सो कॉज इज सच ए नेचर दैट, जो हार्म था वो इस नेचर का है। नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस, नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस, कोई भी ऑर्डिनरी सेंस का व्यक्ति जो है उस हार्म की कंप्लेन नहीं करेगा। ये इसका सेकंड जो इंग्रेडिएंट आप कह सकते हो। और थर्ड कह सकते हो कि इन सच केसेस इवन इफ देयर इज इंटेंशन, अगर वहां इंटेंशन भी थी हार्म करने की और लाइकली टू कॉज हार्म था, नॉलेज था उसे हार्म करने की, फिर भी स्लाइट हार्म की कैटेगरी में आप नहीं लेके आ सकते। तो जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या हो जाएगा आपका, द फर्स्ट इंग्रेडिएंट हो जाएगा ये वाला, और सेकंड इंग्रेडिएंट आप मान लीजिए इसे, और थर्ड इंग्रेडिएंट आपका हो जाएगा किसकी इंटेंशन थी और नॉलेज थी। तो ये जो है तीनों इंग्रेडिएंट इसके हो जाते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अगर आपको डिटेल में आप इसे जानना चाहते हो तो आप केडी गौर की बुक जो है वो कंसिडर कर सकते हो। अगर आप देखें, इसमें कुछ एक केसेस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। जैसे आप देख रहे हो हमारे क्या है कि जैसे आप धनिया लेने जाओ, धनिया पाउडर लेने जाओ, उसमें मिलावट होगी, दाल लेने जाओ, उसमें कंकड़ पत्थर डाल दिए जाते हैं,
तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ, इफ देयर इज स्लाइट अडल्ट्रेशन देन द प्रिस्क्राइब, मान लो जितना अडल्ट्रेशन, जितनी मिलावट बताई गई है लॉ के तहत, उसके ज्यादा अगर कुछ मिलावट हो जाता है तो क्या उस सेंस में भी वो स्लाइट हार्म की कैटेगरी में आ जाएगा? क्या फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के तहत उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी? तो इसके लिए कुछ एक जजमेंट है जो मैंने यहाँ नोट करके दिए हुए आपको, आप इन जजमेंट को अच्छे से समझ लीजिए, इनके नाम इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना कुछ भी इंपॉर्टेंट आप नहीं कह सकते, हमें कंसेप्ट समझना है। सबसे पहले केस आया था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र नहीं है, ये स्टेट ऑफ कर्नाटका है। यहाँ पर गलती से महाराष्ट्र मैंने टाइप कर दिया था, आई एम सो सॉरी। तो आप जो है यहाँ पर नोट कर लीजिए स्टेट ऑफ कर्नाटका। देखिए, हमें जब भी कुछ लगे डाउट तो हमें उसी टाइम उसको कवर कर लेना चाहिए, अगर अपनी मिस्टेक हो तो हमें उसी टाइम वो भी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, किसी प्रकार का विवाद फिर रहता ही नहीं है। इसमें क्या था, इफ देयर इज स्लाइट अडल्ट्रेशन, जितने बताई गए, क्या उससे ज्यादा अगर आप अडल्ट्रेशन करते हो तो क्या वो प्रोसिक्यूटेड किया जाएगा? तो इसके लिए जो है सबसे पहला केस आया स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस लबू मेडिकोज। इस केस में क्या था, ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के रिलेटेड था। आपको पता है जो अभी किसान बिल आए उनमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को भी एक तरीके से उसमें जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल कमोडिटी थी उसको रिमूव कर दिया गया, तो वही एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो था उसके तहत मैटर निकल के आया। पर्सन ने क्या किया, इस व्यक्ति ने मेडिसिन बेच दी, जो प्राइस उसमें प्रिस्क्राइब था, मान लीजिए 15 रुपए प्राइस था तो उसने 20 रुपए लिए और उसको प्रोसिक्यूट किया गया और उसने प्ली ली सेक्शन 95 की कि ये तो स्लाइट सा हार्म है। द कोर्ट ने उसे एक्विटल कर दिया, बट हाई कोर्ट ने उसके ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया और कहा ये स्लाइट हार्म नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास मान लो पैसे की दिक्कत हो जाती है और वो व्यक्ति एसेंशियल कमोडिटीज में दवाइयां लेने जा रहा है और आप अगर महंगे दामों पर इस दवाइयों को देते हो, और क्या वो स्लाइट हार्म की कैटेगरी में आ जाएगा? तो मेरे अकॉर्डिंग भी मैं मानती हूँ हाई कोर्ट का जो ये व्यू था बिल्कुल करेक्ट व्यू था, तो इसमें ये बात कहेगी कि उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ये तीनों के तीनों जो केस हैं ये प्रोसिक्यूशन के रिगार्डिंग ही है। द नेक्स्ट केस था इसमें, वो केस था डिस्ट्रिक्ट फूड इंस्पेक्टर वर्सेस केदारनाथ। इस केस में क्या हुआ था, 1981 का हाई कोर्ट का केस है। जो पिछला जो केस था उसमें रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर इस केस में ये बात कही गई थी, इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए थे। इसमें कोर्ट ने कहा इसमें हल्दी के रिगार्डिंग कुछ मिलावट थी, टर्मरिक में कुछ मिलावट की गई थी, स्लाइड से मिलावट थी। तो कोर्ट ने कहा इफ दिस बेनिफिट इज गिवन, अगर मान लो इस मिलावट को आप सेक्शन 95 में ले आते हो, विल जनरेट ब्लैक मनी एंड मल्टीप्लाइंग एट लार्जर स्केल, बड़े लेवल पर ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलेगा। और इस प्रकार से किसी भी मिलावट को अगर आप 95 में लेके आते हो, एक तरीके से ये क्या है कि काफी ज्यादा एनकरेज करेगा उन लोगों को जो मिलावट करते हैं और जो किसी की हेल्थ के साथ भी इश्यू क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर एक बात और भी कही गई कि हालांकि कुछ केसेस में जहां पर ऑनेस्टली थर्ड पर्सन ने कोई एक्ट कर दिया है, मान लो जिस व्यक्ति का वो दुकान थी या जिस व्यक्ति का वो सामान वो सेल कर रहा था, उसके अलावा किसी थर्ड पर्सन ने अगर कोई मिलावट कर दी है, उसको किसी प्रकार से थोड़ी सी छूट उसमें दी जा सकती है, अदरवाइज किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि लॉ कमीशन जो था उसने अपनी रिपोर्ट में रेकमेंड भी किया गया था कि इन तरीके के ऑफेंसेस को आप सोशल और इकोनॉमिक ऑफेंसेस की कैटेगरी में ले आइए, क्योंकि उसमें थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है। नेक्स्ट केस है आल्सो रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। इस केस में क्या था, विचित्रानंद नायब जो था और स्टेट ऑफ उड़ीसा का ये केस है। ये तीनों केस जो है एक तरीके से कंबाइन ही है, ये तीनों केसों को आप इकट्ठा ही लेके चलोगे। ये नेक्स्ट केस भी स्लाइट हार्म से रिलेटेड है, बट ये जो है अडल्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, इस केस के जो फैक्ट्स थे वो भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। इस केस में जो थे मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल होता है, उसमें मिलावट की गई थी, तो कोर्ट ने वही बात की कि इसमें भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। वही इंटरेस्टिंग फैक्ट थे। पहले वाले में हमने देखा मेडिकल जो ट्रीटमेंट था, जो दवाइयां थी महंगे दामों पे दी गई। सेकंड में हमने देखा कि हल्दी में मिलावट की गई। थर्ड में जो है मस्टर्ड ऑयल में मिलावट की गई। और ये फोर्थ जो है एक लैंडमार्क केस आप इसे कह सकते हो। ये केस रूपन दयाल बजाज का ये केस है, लैंडमार्क केस है। ये कई सेंस में है। सेक्शन 509 में जब वुमेन के रिगार्डिंग बात आती है तब उसके अंदर इंटिमिडेशन वुमेन के रिगार्डिंग, और 354 के तहत भी आता है कि मोडेस्टी, वो वुमेन की जो आउटरीच ऑफ मोडेस्टी के रिगार्डिंग था। इसमें क्या था, जो केपीएस गिल थे वो डीजीपी थे पंजाब गवर्नमेंट के अंडर पंजाब पुलिस में, और उन्होंने रूपन दयाल बजाज जो आईएएस थे उनको थप्पड़ मार दिया था। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थप्पड़ मारना भी जो है वो भी क्या 354 की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। तो ये स्लाइट, इसमें एक स्क्यू लिया गया था कि 95 की तो स्लाइट, हाँ तो भाई हल्का सा थप्पड़ तो है,
लेकिन अगर आप देखा जाए किसी वुमन को आप थप्पड़ मार रहे हो तो वो आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसमें इनको पनिशमेंट तो दी गई थी, लेकिन एक रेपुटेटेड पर्सनैलिटी थी और एक ठीक है हार्म हुआ था, ऑफेंस किया गया था, बट क्या इनको पैरोल पे छोड़ दिया गया, तो इन्होंने अपनी सारी सजा जो है बाहर रहकर ही बिताई थी। लेकिन यहाँ पर एक टसल इसी बात का था कि क्या एक्चुअल में जो इन्होंने किया क्या वो स्लाइट हार्म था या नहीं था, क्या वो सेक्शन 354 में फॉल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इसे सेक्शन 54 में फॉल माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये जो मिसबिहेव किया गया था ये क्या था, आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी हुई थी। तो ये था हमारे स्लाइट हार्म के रिगार्डिंग कुछ कंसेप्ट। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपनी सेहत का आप ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एग्जाम पास आते जा रहे हैं और एग्जाम के साथ हम किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं कर सकते। और इस बार हरियाणा जुडिशरी की सीटें भी बहुत ज्यादा आई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डिटेल डिस्कशन कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कीजिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस कीजिए। और कोरोना का इशू भी बढ़ता जा रहा है, तो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।